हेलो बच्चों, लीजिए मैं आपके एनसीईआरटी बुक के दूसरे चैप्टर को भी लेके आपके सामने आ गया हूँ। चैप्टर है पॉलिनोमियल। तो लेट्स लर्न एंड एंजॉय। बच्चों, पॉलिनोमियल शुरू करें उससे पहले हम लोग पॉलिनोमियल तक आते हैं। अब पॉलिनोमियल तक आने का क्या मतलब है, तो चलिए उस स्टेज से शुरू करते हैं जहाँ अलजेब्रा शुरू हुई थी और आपने सबसे पहले जाना था कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स को। ये तो आपको बहुत अच्छे से याद होगा, कांस्टेंट और वेरिएबल। कांस्टेंट के बारे में कहा जाता था हुज वैल्यू डज नॉट वेरी, और इसके बारे में कहा जाता था हुज वैल्यू वेरीज। अब क्या मतलब है, तो एग्जाम्पल के तौर पर आपके सामने सबसे पहले 2, 5, माइनस को भी छोड़ दीजिए, 7 ऐसे नंबर्स आते थे। इसको कांस्टेंट कहा जाता था क्योंकि दो का वैल्यू तो 2 ही होता है। 5 मतलब 5 काउंटिंग नंबर्स है। लेकिन इसके एग्जाम्पल में हम सबको देखने को मिला था x, y, z, कभी कभी a, b और c जैसे नंबर्स भी दिखते थे। तो ये सब वेरिएबल क्यों, क्योंकि किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू 5 आता है तो किसी क्वेश्चन में उसी x का वैल्यू -7 भी आ जाता है, किसी में 3/2 आता है। तो क्वेश्चन दर क्वेश्चन आपका जो वैल्यू है किसी x, y, z का वो बदलता रहता है, इसलिए इसको वेरी करने वाला यानी वेरिएबल कहते हैं। तो इस तरह कांस्टेंट और वेरिएबल की कैटेगरी से आप पहले से ही परिचित हैं। a, b, c को कुछ जगहों पर कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल जरूर किया जाता है, पर ये हैं अपने आप में वेरिएबल्स, क्योंकि ये भी उसी तरह इस्तेमाल होते हैं जैसे x, y, z। अब इन दोनों को मिला के हम लोगों के सामने एक टर्म आता था जिसको हम कहते थे एक्सप्रेशन या फिर मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अब ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या है, तो अ ग्रुप ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल विच इज ग्रुप्ड विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन कहने का मतलब है प्लस, माइनस, इनटू या फिर डिवाइड, प्रोडक्ट, डिवाइड, ये सब मैथमेटिकल ऑपरेशन कहलाते हैं। तो जब इन साइन की मदद से कांस्टेंट और वेरिएबल का ग्रुप तैयार किया जाता है तो उस ग्रुप को हम कहते हैं एक्सप्रेशन। डेफिनेशन आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। तो ये एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में ही एक कैटेगरी निकल के आती है जिसको हम कहते हैं पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपके क्लास में आपके बुक के अकॉर्डिंग जो है मैं वही बताऊंगा, पर उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पॉलिनोमियल होने के कुछ शर्त होते हैं। आइए पहले उन शर्त को देखते हैं। बच्चों, ये कंडीशन है पॉलिनोमियल होने का, कंडीशंस टू बी अ पॉलिनोमियल। इन सब का मतलब मोटा मोटी एक ही है, पर फिर भी एक्सप्लेन करना थोड़ा ज़रूरी है। वेरिएबल शुड नॉट बी डिनोमिनेटर ऑफ एनी टर्म, यानी अगर कोई एक्सप्रेशन आपके सामने है कुछ ऐसा 3x + 2x + 7, तो अगर इसकी बात मैं कर दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि आपको डिनोमिनेटर में वेरिएबल दिख रहा है। पर यही 3x + 5 सिर्फ ऐसा होता तो ये आपका आराम से पॉलिनोमियल हो जाता, बट ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहाँ वेरिएबल डिनोमिनेटर में आ गए हैं। दूसरे पर आते हैं, पावर ऑफ एनी वेरिएबल शुड नॉट बी अ नेगेटिव नंबर, यानी किसी भी एक्सप्रेशन की बात कर लीजिए, उसके वेरिएबल का पावर अगर नेगेटिव हो जाता है तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा क्योंकि पावर जो है वो नेगेटिव है। पर यही कुछ ऐसा होता 3x² + 2x - 7, तो ये बिल्कुल आपके लिए एक पॉलिनोमियल होता। क्यों, क्योंकि इस पर जो पावर है वो सारे के सारे पॉजिटिव है। अब इसको लिखने के बाद मैं मिलता जुलता सा ही लिखा हूँ, पावर ऑफ एनी वेरिएबल शुड बी अ होल नंबर। होल नंबर बोल देने से ये वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है, पर इस पर थोड़ा सा जोड़ देने की जरूरत थी, इसलिए मैं इस पॉइंट को आपके सामने लेकर आया। अब होल नंबर क्यों कह रहा हूं, क्योंकि कभी कभी आपको पावर इस तरह का दिखता है। अब इस तरह का पावर अगर आपके सामने में होगा तो ये भी आपके लिए वेरिएबल नहीं होगा।
याद रखें इस बात को, ये भी वेरिएबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई होल नंबर वाला पावर हो, मान लीजिए 4/2 आपके सामने कोई लिख देता है, फ्रैक्शन दिखता है पर ये कट जाने के बाद एज अ होल नंबर दिख जाता है। अब चूंकि ये होल नंबर दिख जाता है इसलिए ये आपका पॉलिनोमियल होगा। तो किन किन चीज़ों पर ध्यान रखना है? वेरिएबल डिनोमिनेटर नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का पावर जो है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में ना हो, एक होल नंबर हो तो वो आराम से पॉलिनोमियल कहा जा सकता है। अब फ्रैक्शन और रेशनल नंबर में तो कहा जाता है हर नंबर रेशनल नंबर है, इसलिए मैंने कहा कि स्पेशली जो होल नंबर होगा सिर्फ वही आपके लिए पॉलिनोमियल होगा। और लास्ट, वेरिएबल शुड नॉट बी इन द सर्ड, यानी कुछ ऐसा 3x² प्लस √2x प्लस 7, ये आपके लिए पॉलिनोमियल नहीं होगा। बट अगर ये होता 3x² प्लस √2x प्लस 7 तो ये आपके लिए पॉलिनोमियल हो जाता, क्योंकि सर्ड का मतलब इस तरह के साइन होते हैं, चाहे स्क्वायर रूट हो या क्यूब रूट हो, वो साइन इस जगह वेरिएबल पर है इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है, पर इस जगह नंबर पर है और नंबर डिनोमिनेटर में हो, नंबर पर पावर नेगेटिव हो, नंबर पर पावर कोई फ्रैक्शन हो या नंबर पर सर्ड हो, नंबर सर्ड के अंदर हो, तब फर्क नहीं पड़ता। वेरिएबल के लिए ये कंडीशन बहुत जरूरी है। तो ये आपका एक पॉलिनोमियल हो सकता है पर ये किसी भी सूरत में पॉलिनोमियल नहीं हो सकता है। तो ये तो हो गई पॉलिनोमियल की पहचान जो आपने पिछले क्लास में भी पढ़ा था। अब हम सब जानेंगे पॉलिनोमियल के डेफिनेशन को जो इस क्लास के लिए जरूरी है। तो आइए उस पर चलते हैं। बच्चों, अभी पिछला जितना भी मैंने कंडीशन बताया पॉलिनोमियल के लिए, उसमें जो भी एग्जाम्पल थे उसमें से पॉलिनोमियल तो सेलेक्टिव थे पर सारे के सारे एक्सप्रेशन जरूर थे। तो अब उसी सेलेक्टिव को डिफाइन करने के लिए एक ये टर्म उठाया गया है। आपको इस तरह से बताता हूँ, आपने पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल में क्या क्या देखा है। स्टैंडर्ड 9th में आपने बहुत कुछ देखा होगा, उसमें कॉमन सा था x+2, या थोड़ा सा आगे बढ़ने पर x² प्लस 5x प्लस 6, ऐसे भी नंबर थे। थोड़ा और अगर मैं आगे बढ़ूं तो x³ प्लस 7x² माइनस 5x प्लस 2, इस तरह के आपके पास अलग अलग तरह के पॉलिनोमियल्स आते थे जिसकी डिग्री यहाँ तो इंक्रीज कर रही है, कभी 1 है, कभी 2 है, कभी 3 है। डिग्री तो मालूम है ना, मैक्सिमम पावर इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो इसकी इस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 हो गई, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 2 और इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 3। तो इस तरह से पॉलिनोमियल की डिग्री के लिए कोई बाउंडेशन या कोई लिमिटेशन तो है नहीं कि इतना ही हो सकता है। तो इसको कुछ उल्टे ढंग से अगर मैं लिखूं तो लिखना पड़ेगा 2 माइनस 5x प्लस 7x² प्लस x³। अब आप यहां देखेंगे कि यहां खास बात क्या है, 2x0 माइनस को मैं प्लस बनाता हूं, यहां लिखता हूं माइनस x⁻1, फिर 7x⁻2, फिर x इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है, x⁻3, यानी इसको रिप्रेजेंट कर दिया गया a0 और पावर x0 है, ये पावर है और ये बस एक कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका। इस जगह a1 x1, इस जगह a2 x2 और इस जगह a3 x3। इस तरह से आप देखेंगे कि लगातार पावर इंक्रीज हो रहा है। और ये तो चूंकि मेरे पास सिर्फ क्यूब तक था तो मैंने लिखा, क्या ये आगे नहीं बढ़ सकता? बिल्कुल बढ़ सकता है ना। तो इसी फॉर्म को इस जगह लिखा गया है, क्योंकि उल्टे ऑर्डर में लिखता तो शायद समझाना मुश्किल होता, n-1 फिर n-2 करता चलता, इसलिए मैं ऐसे लेके चल रहा हूं। आप देखिए a0 x0 a1 x1 इसी चीज से मिलता हुआ आगे बढ़ा है। ये मेरा 3 तक था तो मैंने इसको 3 तक ही रोक दिया, पर ये तो इनफाइनाइट तक जा सकता है और वैसा ही चला गया। अब सवाल है, मैंने यहाँ a0 a1 a2 a3 क्यों लिखा है? तो इसके जवाब में बस इतना कहूंगा कि अगर मैं यहाँ a b c d लिखता, जो कि लिखा बिल्कुल जा सकता है, तो मेरा जो ये लिमिटेशन है 26 लेटर के बाद खत्म हो जाता है। चूंकि अल्फाबेट 26 खत्म हो जाते, मैं आगे नहीं बढ़ पाता। पर a0 a1 a2 लिखने का फायदा है कि मैं इसको भी इनफाइनाइट तक लेके जा सकता हूं और x0 x1 x2 x3 को भी। तो ये पॉलिनोमियल कहलाएगा पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। तो इस तरह से बहुत से एग्जाम्पल हो सकते हैं। चूंकि ये उल्टा फॉर्म है, मैं इस फॉर्म पर नहीं लिखना चाहूंगा, तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। x2 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 etc। इस तरह से काफ़ी सारे नंबर्स हैं जो पॉलिनोमियल होंगे। तो पॉलिनोमियल की क्राइटेरिया है, पॉलिनोमियल के
होने के कंडीशन है पर एक्सप्रेशन के कुछ नहीं। अब हम सब आते हैं और टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को देखते हैं। बच्चों अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल को जल्दी से देख लेते हैं। पॉलिनोमियल को दो बेसिस पर डिवाइड किया गया है उसके पार्ट्स में, जैसे अकॉर्डिंग टू देयर डिग्री, पहले तो डिग्री के अनुसार और दूसरा अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स, उसके टर्म्स के अनुसार। तो सबसे पहले डिग्री के अनुसार देखते हैं। डिग्री के अनुसार सबसे पहले बोला जा रहा है लीनियर पॉलिनोमियल। मैं डेफिनेशन नाउ बता के एग्जांपल के साथ ही एक्सप्लेन करता हूं। लीनियर पॉलिनोमियल वैसे पॉलिनोमियल को कहेंगे जिसका मैक्सिमम डिग्री 1 होता है। मैक्सिमम डिग्री 1 होने का मतलब इस जगह पावर कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं आप, ये कुछ नहीं है तो 1 है। ऐसे सारे पॉलिनोमियल्स को लीनियर पॉलिनोमियल कहा जाता है। अब इस आधार पर आप क्वाड्रेटिक जान सकते हैं, जिस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो, बिल्कुल जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 हो उसको हम सब कहेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये ऐसा भी हो सकता है 2x² - 9, डायरेक्ट ही, जरूरी नहीं है कि 3 टर्म हो, आप 2 बस डिग्री, मैक्सिमम डिग्री आपको 2 दिखनी चाहिए। एक एग्जांपल इस जगह मैं और देना चाहूँगा, 7xy + 2। आप कहेंगे सर इस पर तो डिग्री 1 है, फिर ये क्वाड्रेटिक की कैटेगरी में कैसे आया? तो मैं बस यहाँ ये सजेस्ट करूँगा कि इस x को देखिए, इस y को, दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक साथ आ गए हैं, तो यहाँ डिग्री बताने के लिए इन दोनों के पावर्स को आपस में ऐड कर दिया जाता है, यानी 1 + 1 इसकी डिग्री मान ली गई 2, इसलिए ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। लेकिन इस जगह अगर ऐसा लिखा होता 7x + 2y + 3, तब मैं कहता कि ये लीनियर होगा। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। अब डिग्री 1 कैसे है? क्योंकि दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक साथ एक ही टर्म में नहीं है, उसमें दो डिफरेंट वेरिएबल्स एक साथ एक ही टर्म में थे, तो उनके पावर को हमने ऐड करके पता लगाया था कि उस टर्म का जो पावर है या डिग्री है वो कितना है। पर इसका डिग्री आपके सामने, ये दोनों अलग अलग है इसलिए ऐड नहीं होंगे, तो ये आपका लीनियर ही है। तो उम्मीद करता हूं दो डिफरेंट वेरिएबल होने पर किस तरह से डिग्री जज करना है वो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के एग्जांपल की बात करूं तो जो मोस्ट कॉमन आपके सामने में आता है वो इस तरह का कुछ आता है या नहीं? पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर और मैक्सिमम पावर दिखता है 3, यानी ऐसा कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 हो वो कहलाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसके एग्जांपल में भी बहुत सारे हो सकते हैं, बस आपको क्यूब दिखना चाहिए, बाकी आपके पास टर्म कितने हैं उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। पर इसका भी एक यूनिक एग्जांपल आप देख लीजिए, 7x² y + 2x - 3। आप कहेंगे ये, अब तो समझ गए होंगे, 2 इसका और 1 इसका, 3। तो जैसे ही इस टर्म की डिग्री 3 हो गई है, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, तो ये पॉलिनोमियल में खास बात है। पर इस तरह के पॉलिनोमियल्स को पढ़ना नहीं है इस क्लास में, इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बाइक्वाड्रेटिक का एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेता हूँ, 7x⁴ - 2x - 3, 7y⁴ - 3y + 2। तो ये आपका क्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल भी, बाइक्वाड्रेटिक का एग्जाम्पल भी हो गया। बड़े आराम से आपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल के पहले डिग्री के बेसिस पर जो टाइप्स होते हैं उसको समझ लिए। इसमें एक यूनिक भी निकल के आता है जिसको हम सब कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या है? तो उस पर उसके एग्जाम्पल में आपको दिखेगा ओनली 7 - 3/2। कोई वेरिएबल है ही नहीं, वेरिएबल डालिएगा तो इसका पावर 0 डालना होगा, क्योंकि तभी तो इसका वैल्यू 1 होगा और फिर 3 - 3/2 से 1 मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो इस कंडीशन को यहाँ लाया नहीं गया, क्योंकि लीनियर में पावर यानी डिग्री 1 की बात थी, यहाँ डिग्री है 0। तो डिग्री 0 वाले को हम कहते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जो इस सीरीज में, इस कैटेगरी में शामिल नहीं किया गया है, पर आपके लिए जानना जरूरी है, तो मैंने कांस्टेंट पॉलिनोमियल को भी आपके सामने रख दिया। अब आइए हम सब अगले को देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर टर्म्स। यहाँ मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और एक क्वाड्रिनोमियल है, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाएगी। मोनोमियल कहते हैं वैसे पॉलिनोमियल को जिसमें सिंगल टर्म होता है। सिंगल टर्म कहने का मतलब बस ये 7x, ये आपका एक पूरा टर्म है, मैंने पहले भी बताया है। टर्म का मतलब, टर्म डिसाइड करते हैं हम सब प्लस या माइनस के साइन के दोनों ओर के नंबर्स या ग्रुप से। तो इस जगह सिर्फ 7x, हाँ 7x + 3 होता ना तो ये मोनोमियल नहीं होता, एक पूरा ये टर्म और दूसरा ये, तो ये 2 टर्म हो जाते हैं। 7x सिर्फ 7, ये जो यहाँ कांस्टेंट पॉलिनोमियल में बताया जा रहा है वो यहाँ मोनोमियल में आ सकता है। तो ये सब जो है ये आपके कुछ भी 7y²। आप कहेंगे सिर्फ 7 इक्वल है सर, तो चलिए यहाँ मैं 3 ले लेता हूँ, -3 ले लेता हूँ, तो ये भी आपके सामने एक मोनोमियल का ही एग्जाम्पल है।
बाइनोमियल समझ में आ गया होगा, बाई मतलब दो, दो दो तो 7x+2 माइनस 3y² प्लस 8y माइनस 2, ये क्या सही है? बिल्कुल नहीं। यहाँ दो टर्म हो गए तो या तो आप इसको हटा दीजिए या इसको हटा के 2 को छोड़ दीजिए। तो बाइनोमियल का मतलब है दो टर्म, डिग्री देखने की जरूरत यहाँ नहीं होती है। ट्राइनोमियल 7x² माइनस 3x माइनस 2, देख लीजिए 3 टर्म है इसलिए ये ट्राइनोमियल है। 2x² माइनस 3x प्लस 5, तो ये भी आपका क्या हो गया, बड़े आसानी से समझ में आ गया होगा, ये भी आपका हो गया ट्राइनोमियल, क्योंकि यहाँ टर्म है 3। तो टर्म देखिए, यहाँ डिग्री देखने की जरूरत नहीं है। अब मैंने यहाँ लिखा है क्वाड्रिनोमियल, पर कुछ लोगों का कहना होता है क्वाड्रिनोमियल जैसा कुछ नहीं होता है, तो मैंने दोनों ही लिख दिया है। और पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स, क्योंकि आगे तो काउंटिंग ऐसे ही चलनी है। पॉलिनोमियल विथ 5 टर्म्स, पॉलिनोमियल विथ 6 टर्म्स। तो इसका एक कॉमन सा एग्जांपल देख लीजिए, 2x² प्लस 5x माइनस 7। आप देखेंगे ये 4, 1 2 3 4, जैसे ही 4 टर्म्स आ गए ये क्वाड्रिनोमियल या पॉलिनोमियल विथ 4 टर्म्स कहलाने लग गया। तो ये आपके सामने में हो गया पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल। तो पॉलिनोमियल को आपने बहुत अच्छे से पहचान लिया है। अब हम सब पॉलिनोमियल के जीरोज को फाइंड करना सीखेंगे। आइए अब हम सब देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। इसको समझे उससे पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए। आपके सामने एक एग्जाम्पल है x+3। अब ये x+3 के जीरोज को मांगा जा रहा है, तो आप पूछेंगे जीरोज क्या होता है। मैं एक लाइन में सिर्फ ये कहूँगा, कोई वेरिएबल का कोई एक ऐसा वैल्यू जो इस पूरे टर्म के वैल्यू को जीरो बना देता है, वही इस पॉलिनोमियल का जीरो कहलाएगा। एग्जाम्पल के लिए आपको पता है ना, x की जगह आप क्या रखिएगा ताकि रिजल्ट जीरो आ जाए, तो आप कहेंगे सर -3, तो बिल्कुल -3 + 3 ये हो गया जीरो। सो जीरो ऑफ px, ये px जो है पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। p फॉर पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल विथ वेरिएबल x। अब एक ही क्वेश्चन में अगर एक से ज्यादा पॉलिनोमियल दिख रहे हैं तो एक को px, दूसरे को qx, तीसरे को fx दिखा दिया जाता है, या अगर कोई y वाला होगा तो x के जगह y लिख दिया जाएगा। तो जीरो ऑफ px इज इक्वल टू क्या रखा था आपने रखा था -3, तो ये हो गया आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देखिए कितनी आसानी से समझ गया। एक और एग्जांपल दिखाता हूं आपको, x² - 9। अब आप इसके बारे में बताइए, इसको मैं qx से रिप्रेजेंट कर देता हूं। अब बताइए इस जगह आप क्या रखेंगे ताकि इसका रिजल्ट आ जाएगा जीरो। अब फिर से जवाब देंगे संभवतः 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 मीन्स जीरो। तो यहां मैं बोलूंगा जीरो ऑफ qx 3, तो ये हो गया जीरोज। पर ठहरिए, क्या यहाँ सिर्फ 3 लिखने से ही जीरो बनेगा? क्या और कोई नंबर नहीं है? है, बिल्कुल है। बात कर रहा हूं मैं x² - 9 के लिए -3 की। बिल्कुल -3 भी अगर मैं यहाँ रख देता हूं तो आपको दिख जाएगा कि क्या होने वाला है। तो यहाँ आपको दिख रहा है वापस से 9 - 9 मीन्स जीरो, यानी एक ये है आपके सामने में। तो आप बताइए कितने हो गए? 2, तो जीरो नहीं। अब आप इंग्लिश के रूल से जीरोज लगाइए, ZEROES या फिर ZEROS, बुक दोनों तरह से लिख दिया करते हैं। तो यहाँ जीरोज हो गए 2। अब मैं ये 2 एग्जाम्पल मैंने आपके सामने में क्यों रखा? ये 2 एग्जाम्पल रीजन था। ये देखिए, ये एक लीनियर पॉलिनोमियल है और इसके बारे में आप जानते हैं कि ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बिल्कुल, तो लीनियर पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज होते हैं 1। लीनियर है, डिग्री 1 है, इसलिए इसके जीरोज भी 1 होंगे। अगर क्वाड्रेटिक आता है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे 2। पर कुछ केस ऐसे होते हैं जहां दोनों सेम आ जाते हैं, तो इसलिए मैं एक टर्म लगाऊंगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज हो सकता है दोनों सेम हो जाए, पर अगर डिफरेंट होगा तो मैक्सिमम 2 टाइम 2 अलग अलग नंबर्स दिखेंगे, उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर अगर क्यूब में चलूंगा तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल इज 3। बिल्कुल, तो इस तरह से जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा नंबर ऑफ जीरोज भी बढ़ता चलेगा। तो ये तो वर्बल प्रोसेस था जहां आप डायरेक्ट ही समझ रहे थे। अब आपसे एक नंबर देकर मैं पूछ दूं कि बताइए x² + 5x + 6 इसके जीरोज क्या होंगे? तो यहाँ आपका वर्बल अनुमान लगाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आइए इसको निकालने का तरीका सीखते हैं। आपके सामने में क्वेश्चन है px = x² + 5x + 6 और लिखा है फाइंड इट्स
जीरोज। तो पहला सवाल आपसे मैं ये पूछूंगा कि ये कौन सा पॉलिनोमियल है अकॉर्डिंग टू द डिग्री। टर्म के हिसाब से तो ट्राइनोमियल बन रहा है, डिग्री के हिसाब से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन रहा है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज कितने हो सकते हैं, मैंने अभी भी बताया 2। तो देखिए इस जगह फॉर जीरोज हम सब क्या करते हैं, फॉर जीरोज देखिए यहाँ ES लगाया था, यहाँ मैंने सिर्फ S लगाया है, दोनों ही सही है। अब फॉर जीरोज लिखने के बाद इस तरह से लिख दिया जाता है x² + 5x + 6 = 0। अब यहाँ याद होगा आपको फैक्टराइज करना सिखाया गया था क्लास 8 में ही, 9th में भी इस्तेमाल हुआ था। आइए मिड टर्म स्प्लिट करते हैं इसका। 6 को फैक्टराइज करेंगे, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 मीन्स 3 × 2। तो इसको x² + 3x + 2x + 6 = 0। अब इस दोनों में x कॉमन लेंगे तो x + 3 और यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो x + 3। जब ये दोनों सेम आता है तो ये कंफर्म हो जाता है कि हम सही ट्रैक पर हैं। अब वापस इन दोनों में से x + 3 कॉमन ले लिया जाता है, बच क्या जाते हैं x + 2 = 0। तो ये आपके सामने में दो फैक्टर्स निकल के आ गए आपके उस px के। नाउ x + 3 = 0, x + 2 = 0। बारी बारी से दोनों को 0 के बराबर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट तभी 0 होगा जब इन दोनों में से कोई एक 0 हो। यानी मैं 5 × डैश करके यहाँ 0 लिख दूँ तो आप 0 कब लाएंगे, जब यहाँ 0 होगा। तो यहाँ इन दोनों में से कोई एक 0 होगा तभी टोटल का रिजल्ट 0 होगा। इसलिए मैं बारी बारी से दोनों को 0 रखकर देखता हूँ। यहाँ x का वैल्यू आएगा -3 और यहाँ x का वैल्यू -2। सो जीरोज ऑफ px, यहाँ ये जो px था उसके जीरोज कौन कौन हो गए, 3 -3 एंड -2। तो ये आपके सामने में आ गया जीरोज। तो इस तरह से हम सब जीरोज फाइंड करते हैं। लीनियर वाला तो बहुत आसान होता है। मान लीजिए x + 3 का जीरोज फाइंड करने कहा जा रहा है तो इस जगह हम सब लिखते हैं फॉर जीरोज x + 3 = 0, x = -3। उसके बाद सीधा ही लिख दिया जाता है जीरोज ऑफ px = -3। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप जो है पता लगा सकते हैं किसी का जीरोज। ऐसे इसके एक्सरसाइज 2.2 में जीरोज निकालने पर चर्चा भी की जाएगी। जब मैं वो एक्सरसाइज बना रहा होऊंगा तो उस दौरान आपको और अच्छे से समझा दिया जाएगा जीरोज फाइंड करना। इससे पहले आज आपने जीरोज को समझ लिया। अब अगले वीडियो में हम सब एक्सरसाइज 2.1 सॉल्व करेंगे, जहाँ जीरोज नंबर ऑफ जीरोज पहचानना होता है एक ग्राफ देखकर। तब तक घर पर रहें, सुरक्षित रहें और सीखते रहें। एक और बात, वीडियो देखने के बाद नीचे एक छोटा सा कमेंट किया कीजिए, कुछ भी, इससे हौसला मिलता है। धन्यवाद।